काहे के लिए झूठ मूठ के फालतू बातें कर रहा है? पूछे कोई दिक्कत रहे तो बोलो, या लास्ट में बात करो। क्लास शुरू अभी हुआ भी नहीं, आया बैठ के सर फलाना लगता है अगला एकदम ले मैंने ना बीपीएससी की तैयारी करो, लग रहा है अगला टीचर तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर है तुम्हारा ना। चलिए शुरू किया जाए। बैठ के पढ़ने आए तो बैठो पढ़ो, बहुत हाइपोथेटिकल चिंतन लगता है फिर जाओ यहाँ से। ऑफिस में जाकर मिलोगे एप्लीकेशन दोगे, हमारा सेवा में श्रीमान एडमिशन वापस के संबंध वहां मिल जाएगा। जो मुझे बिना मतलब नौटंकी मत करो। चलिए शुरू करें। इसमें हम लोग पिछले क्लास में चले हैं, टैगोर के विचार चल रहे थे। नीचे लिखिए टैगोर के विचार में। इसमें हम लोग चल रहे थे राष्ट्रवाद के प्रति टैगोर के विचार। हेडिंग दीजिए राष्ट्रवाद के प्रति टैगोर के विचार। चलिए हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो बात समझनी है राष्ट्रवाद क्या है। सबसे पहले तो हम लोग को यही बात समझनी है। पहले तो तुम लोग ये समझ लो कि जनवरी आधा के पहले कोई एग्जाम नहीं होगा। हम लोग तो बैठ के पढ़ा रहे, हमको नहीं पता कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा। ये तुम्हारा सिर्फ बाल कांड है कि बैठ करके 15 डेट दे दिया सर, 15 दिसंबर लगेगा, रिजल्ट होगा ना, फॉर्म भरा के बाद आओ, जितना बचा है गांधी मैदान पटना बैठ के परीक्षा मेंस का दो। बता का इतना बुद्धि होना चाहिए कि रिजल्ट आएगा उसका कम से कम 20 दिन, फॉर्म भरने का डेट कम से कम रहेगा। फॉर्म भरने के बाद 20 दिन के बाद कम से कम उसको 20 दिन लगेगा कि कहां सेंटर भेजेंगे। अचानक कोनो परीक्षा के बाद सेंटर डिसाइड रहेगा, सेंटर जाएगा वहां जाएगा, उसके बाद कम से कम 15 दिन पहले नोटिफिकेशन होगा। 45 से 50 दिन काफी है तुम्हारे किसी सिस्टम के। रिजल्ट बाद भी आदमी लैब में लगेगा, पढ़ने का मन कर रहा है, भागो चलोगे तुम 15 के बाद, फिर जाना खोज चलेंगे, कहां गया तुम्हें कौन खोजेंगे, हम जान रहे हैं, भागो चलो। तो तुम बोलता क्या, जहां पढ़ रहा है उसको बुद्धि होगा ना। कहीं बस एक ही बार करना ही है, जब तक 6 से 8 घंटा नहीं पढ़ोगे सब जगह एक ही बार होता है। कुछ चीज कहीं वैसा नहीं है, जब भी पढ़ोगे 6 घंटा 7 घंटा मेंस के लिए अंतिम समय जो पढ़ोगे वही काम देना। बाकी कितना रिवीजन करोगे कितना क्या करोगे हमको नहीं मालूम। उस पतंग के हर समय लगता है कि लटाई से छूट जाएगा ना तो ऊपर चल जाएगा। तिरंगे दिखा उड़ते तो तिरंगे के हर समय लगता है कि मैं ही बांध ले, कट जाएगा तो पता नहीं कहां जाएगा, कटते ही नीचे आता। जब तक यहाँ हो ना तब तक रहेगा कि अब धरा जैसे कटेगा ना तो नीचे जाना, ऊपर नहीं जाता। तो इसीलिए सिस्टम रखो कि आने के बाद बस बैठ के मान के चलो कि जहां एडमिशन लिया है वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान। बस लाइन हमेशा सोचे रहो, बैठ के प्रवचन नहीं दो। तुमको व्यक्तिगत दिक्कत है, व्यक्तिगत दिक्कत ऑफिस में मिलो। अब अपना दिक्कत के लिए क्लास शुरू नहीं होगा कि बैठ के पूरा मुंडे करता खराब हम क्या पढ़ाएगा। पढ़ाने के लिए मेंटल बनता है, पढ़ाने के लिए पैसा थोड़े तुम्हारा आया बस हाँ लिखो तुम 4 हम पैसे के कारण आपको बैठने नहीं देते। एक लाइन समझ लो, बाकी पैसा के लिए पाते हैं हम 100 के लिए पाते हैं। और तुम ये सोच रहे हो कि पैसा दिया पढ़ रहे हैं, एक दिन में बस सोच रहा ऑफिस में बैठेंगे जितना दिया लो निकलो, एक दिन में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ाएगा ये कौन है करता। बाकी तुम सबसे मूर्ख अगर समझते हो कि हमको यही है, कोई चीज बोलना है तो समझो बीपीएससी की तैयारी करो, किस समय हमको कंटेंट से निकालना है। जब सब पढ़ लेगा तो तुम नहीं बोल सकता है, तो चंडाल नहीं तो क्या सो बड़ा आगे पता नहीं चलता कि क्या बोले चंडाल खान। सब पढ़ लेगा अंतिम बोलेगा तो हमको नहीं समझ में आएगा क्या बोल रहा है। तो सब पढ़ भी लेगा और बात भी समझ जाएगा इसको क्या दिक्कत आया। अभी बैठ के इधर सीधो नहीं हुआ है सर, बड़ा प्रॉब्लम सर, बाप रे आप तो धरती एकदम हिल गया सर, हम तो अंडरग्राउंड हो गए, एडमिट कार्ड आ गया ना लग गया। बीपीएससी की तैयारी करेगा लगता है 8वां क्लास का बुद्धि। चलिए इसमें ध्यान दीजिए, हम लोग नीचे लिखेंगे राष्ट्रवाद के प्रति टैगोर के विचार। नीचे लिखिए रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद के प्रति विचार। राष्ट्रवाद के प्रति विचार अल्बर्ट आइंस्टीन के राष्ट्रवाद के प्रति विचार के अल्बर्ट आइंस्टीन के राष्ट्रवाद के प्रति विचार के विचार से अल्बर्ट आइंस्टीन के राष्ट्रवाद के प्रति विचार से काफी समानता रखता है, काफी समानता रखता है, काफी समानता रखता है। राष्ट्रवाद के यूरोपीय राष्ट्रवाद लगा दो, यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रति टैगोर के विचार काफी नकारात्मक है, काफी नकारात्मक है। जिस प्रकार आइंस्टीन ने राष्ट्रवाद को मानव जाति के लिए चेचक बताया, जिस प्रकार आइंस्टीन ने राष्ट्रवाद को मानव जाति के लिए चेचक बताया, उसी प्रकार टैगोर ने भी इसे मानव और मानवीय मूल्य के विनाश के लिए बीज बताया, इसे मानव और मानवीय मूल्य के विनाश के लिए बीज बताया, मानव और मानवीय मूल्य के विनाश के लिए बीज बताया। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद के स्थान पर अंतरराष्ट्रवाद को बल देते हैं, राष्ट्रवाद के स्थान पर अंतरराष्ट्रवाद को बल देते हैं। फर्क चिंतक लिखिए, इन्होंने यूरोपीय राष्ट्रवाद को युद्ध उन्माद बढ़ाने वाला माना, यूरोपीय राष्ट्रवाद को युद्ध उन्माद बढ़ाने वाला माना। इनको अनुसार
राष्ट्रवादी भावना से साम्राज्यवादी भावना प्रबल हुई, साम्राज्यवादी भावना प्रबल हुई। एक देश दूसरे देश से आगे निकलने की होड़ में चल दिया, आगे निकलने की होड़ में चल दिया, आगे निकलने की होड़ में चल दिया। इसके कारण प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जैसे युद्ध की स्थिति बनी, यह आक्रामकता को बढ़ावा देता है, इससे हथियार संग्रह और क्षेत्र विस्तार को भी बल मिलता है, इससे हथियार संग्रह और क्षेत्र विस्तार पर भी बल मिलता है, और अब चिंतन के लिखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने देशभक्ति को भी नकारात्मक माना है, देशभक्ति को भी नकारात्मक माना है। उनके अनुसार इसके द्वारा दूसरे देश के नागरिकों के दुखों को समझने की क्षमता सीमित होती है, दूसरे देश के नागरिकों के दुखों को समझने की क्षमता सीमित होती है, इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होता है, शासक के द्वारा जनता के शोषण के लिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद जैसे भावना को प्रोत्साहित किया जाता है, चलिए हम लोग ध्यान देंगे, 2 पैराग्राफ लगभग और चलेंगे। पहले ध्यान से समझो बात को, आने के बाद मेन कोशिश होती है कि कहां से चलें कि बातें तुम्हें बिल्कुल समझ में आए, और पढ़ाने में सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है, लिखा हुआ चीज तो सारा मार्केट की किताबों में, और तुमको खाली अब कई लोग को यही है कि बस बैठ कर नोट्स लिखवा दी। तो नोट्स लिखवाने का मतलब क्या, तुमको जो बात आधा ऊपर पार कर जाए तो वही बहुत बढ़िया हो गया, कि एकदम गहराई में हो गया, क्यों कुछ समझ में नहीं आया, बहुत गहराई में डीप पढ़ाई होगी। डीप कई लोग का परिभाषा वही रहता है कि समझ में नहीं आ रहा तो बड़ी डीप हो, अब बाकी बातें समझ में आ गई तो जा गहराई कम है, क्यों समझ में हमको आगे। जब तक समझोगे नहीं कलम नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं कि तुमको कोई लाइन याद होने जा रहा है और अपने से कुछ रट करके तुम लिखने जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। ये जो पीसीएस एग्जाम पास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम सेल्फ स्टडी से 12 घंटा पढ़ोगे और तुमको विषय वस्तु एकदम रट जाओगे और उगल करके निकलने जा रहे हो। तुमको बस यही बात है कि पढ़ने के दौरान धीरे धीरे, कोई भी मैराथन दौड़ होता है तो ऐसा कभी नहीं होता है कि दौड़ने वाला कहेगा कि सिखाएगा कोच कि बस हाई स्पीड में दौड़ो, अंतिम में धीरे धीरे कर ले, ऐसा दौड़ थोड़ी होता है। कोई भी लंबा दौड़ का फॉर्मूला ही है, धीरे धीरे दौड़ो, लास्ट राउंड तेज करो। और कई मूर्खों ने शुरू में कस के दौड़ा दीजिए ना सर, अंतिम में धीरे एकदम धीरे हो जाएगा, गिर जाएगा। तुमको हर चीज का एक स्प्लिट होता है ना, अभी जो स्प्लिट है, अभी तुम्हें जैसे ही रिजल्ट आएगा एक अलग स्प्लिट लेवल आता है, फॉर्म भरोगे स्प्लिट लेवल अलग है। अभी तुमको 8 घंटा हम ही कहेंगे नहीं समझ में आएगा, नहीं बैठो, रिजल्ट हो जाएगा तो 10 घंटा भी होगा ना, तो सब बात बैठेगा, जितना लिखने का उतना बैठ के लिखेगा, सब ठीक हो जाएगा। तो उस सब स्पीड लेवल है। तुम कई लोग जो है बैठ करके अपने पढ़ना लिखना नहीं रहेगा, 4 मीटिंग करेगा, एक फोन को खोजेगा, कौन सा टाइप का है जो थोड़ा सा ऐसे कर सकता है, बस 4 बतियाएगा, उसको बस चढ़ा दिया, बस चढ़ जाओ बच्चे हो जाता है और कुछ नहीं होता है। तो पढ़ते पढ़ते तो हम पूरा बाल पका दिया मुल्क में, तो बैठ करके हमको नहीं समझ में आता कहां क्या है। कई लोग हाइपोथेटिकल चिंतन में बिना मतलब है, हम लोग हाँ तुम्हारा एग्जाम आ गया, नजदीक आ गया, हम उन टीचर में से नहीं है जो सुनने के लिए तैयार है, ऐसे होती सर ऐसे होती, हम कभी जिंदगी में नहीं सुने। तुम्हारा नजदीक आ जाएगा, हम दिन भर नहीं खड़ा होंगे, नहीं पढ़ाएंगे, छोड़ देंगे, देन हम दोषी। बाकी हमको कैलकुलेशन का अंदाज है ना जी कि कब कहां क्या है, कहां पे कैसे बोल कहां डालना। एम्पायर पर और जो हमारा जो मेन कैप्टन है उस पर भरोसे नहीं, हम ही बॉलिंग फेंकेंगे, ओकर बॉल काहे ना हो रहा है, सबके होगा, ओवर लिमिट रहता है, उसके बाद दूसरा ओवर नहीं फेंकेगा, दूसरा को आएगा, तीसरा को आएगा, साइज का नहीं हो रहा है, करंट जो हो रहा है छोड़ देगा कि बॉलिंग ना होगा, बोला और सब आएगा, इंतजार करते रहो। तुम जो सोचो हम भी तो दबिस्ते ना सोचोगे, इतना कम फी में काहे के लिए पढ़ा, हम भी तो यही सोच रहे होंगे कि इसमें से कई लोग का रिजल्ट आ जाए कि हमें भी भविष्य में फ्री पढ़ाने का अवसर अच्छा मिले। पैसा तभी ना बढ़ेगा मेरे को, तो तुम में से कई लोग पास हो जाओगे तो हम भी जितना चाहेंगे फिर रखेंगे। ऐसा थोड़ा होगा कि फी ले लिया तो काट के यहाँ चढ़ेगा, नहीं पढ़ाएंगे, खत्म नहीं करेंगे, ठीक से नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, अगला बार यही फी लेंगे तो तुम ही कहोगे कि मत जाओ ना, कहां कुछ होता है, खत्म नहीं किए, क्यों बदनामी मोल ले। तो तुम चुपचाप भरोसा तो करेगा, जब तक नहीं करेगा तुमको नहीं समझ में आया। दूसरा कोई टीचर हो, हमारा ही नहीं, बुढ़ारी आ गया तो इतना समझो कि आए हैं तो उसको अनुकूलता से पढ़ाने दो। तुम्हारी कोई बात है, कोई समस्या है तो लास्ट जब क्लास हो उसको रखी, यहाँ ये एक समस्या है, उसका आंसर तुमको सही से मिलेगा। हमें गुस्सा इस बात से आया कि बस बताओ बीपीएससी का बच्चा, उसको भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्लास जो होगा पीडीएफ क्लास है कि हमारे यहाँ लिखा हुआ रहेगा, इसी से रीडिंग मारेंगे, तो इसके अंदर से निकालना होगा, और ये तभी निकाल पाएगा जब शांत होगा। जितना शांति दोगे उतना गहराई से निकाले,
जितना इसको अनुकूल दोगे उतना गहराई से समझाएगा, लगेगा कि नहीं एकदम बढ़िया से सीख रहा है, तो और बात कैसे सीखे, वहां तक क्लास जाए। क्लास कंप्लीट तुम्हारे ऊपर होता है, कितना बढ़िया से अनुकूलता देते हो। बाकी हम डेली ऑफिस में फोन करते थे, रूटीन लगा दीजिए, यहाँ से एक ही सिग्नल मिले, लाइक अभी नहीं आया है सर, किसको बेंच डेस्क पे पाइएगा, तो हम भी कहेंगे कोई बात नहीं है, विलंब कभी किया जा सकता है, चलिए अब लगता है लगभग सब मंडे से ही आए। अब उसमें भी खींच देते, तो उसमें भी दिक्कत क्या सुनाई देता कि थाउटे खत्म हो, तुम्हें भी छटपटाई लगता क्या है, तो दशहरा की छुट्टियों में हिस्ट्री निकल गई, दिवाली छठ खत्म का मूड आएगा तो खत्म करने में भार लगेगा। खत्म तो एक प्रक्रिया है, 3 घंटे का सिनेमा उतना बड़ा खत्म हो जाता है, कौन बड़ा चीज खत्म तो कोई चीज हो जाएगा, तुम कितना उसको खत्म करवाओगे, पढ़ाई कोई खत्म होता है, जिंदगी भर बैठ के पढ़ेगा तो भी सीखने के लिए रहे। तुम केवल सोचो कि हम उस बात को कितना दूर तक ले जाएं, कितना समझें, कितना अनुकूलता दे, इस पर फोकस करो। बाकी ईमान के चलो कि जिस मैनेजमेंट में हमारी एडमिशन लिया है उनके पास इतना विवेक है कि कहीं एग्जाम होगा, कब का होगा, सिलेबस कहां है, हमको नहीं मालूम सिलेबस कहां है, इसलिए सब बताने का क्या जरूरत है, बता रहे हो मतलब तुम हमको हल्के में ले रहे हो, बताओ क्या तुम हमको अगर ये बता रहे हो कि सर ये डेट में एग्जाम है, ये चीज बाकी है, मतलब है कि हमको इतना बुद्धि नहीं है, यही ना करने का सेंस तो सीधा नक्शे में तो यही ना होता है। तो कितना तुम शांति से रहो, बाकी अपने तुम देख लोगे जिस समय एग्जाम आएगा ना 5 दिन पहले बतियाना, पढ़े के शौक है ना, तैयार रहना, ठीक है ना, सब शौक है, सब चीज हो ही जाएगा, तुम तैयार ना रहो। हम लोग को जो आदमी सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक लगातार 13 घंटा 13.5 घंटा खड़ा रह सकता है, तो उसको सिलेबस की कौन चिंता है, चिंता उसको होगा जो आदमी को खड़ा होने में 1 घंटा में हाथ पे लगता है, 1.5 घंटा में उसको चाहिए कि और भाई बड़ा मुश्किल हो गया पढ़ा, जो दिन भर बैठ के ही करियर है उसको कौन चिंता है। हमको भी लगेगा कि 15 दिसंबर से एग्जाम है, कोई बात नहीं, बाकी सब बंद कर देंगे, वैसे ही आ जाए, बाकी लोग कहेंगे 16 दिसंबर से पाएंगे, दिन भर तुम लोग चलेगा, 16 दिसंबर तक बैठ बंद रहेगा, दिन भर यहीं से बैठ होगा, ऑफिस में खाएंगे, तुम लोग कहेंगे खा के आओ, फिर शुरू हो जाएंगे, कौन बड़का चीज है भाई। ये भी नहीं है कि तुमको फिर से थोड़ा जल्दी खत्म कर देंगे, यहाँ भी रहेंगे तो सामने ही ना रहेंगे, नहीं समझेंगे तो टोकने के लिए मना कर देंगे। कोई ऐसा दिन बताओ कि हाँ पूछा दोबारा तो लेकर पैदल घुस गया, इतना हल्का कि डर को नहीं पूछ, तुम पूछो समझो, उसी के लिए तो आए हो, लेकिन अनुकूलता नहीं दोगे तब हमें गुस्सा आती है कि हम चाहते हैं समझाना, अब तुम चाहते हो सिलेबस खत्म करना रहता तो हम फिर से मॉर्निंग कला पढ़ाते और फिर से चलते उतना, अब फिर थाउट से चलते करते दोबारा पाएंगे, कहते हो गया है आईने बस पढ़ो खत्म हो, खाली खत्म बोलते ही जाते, डीआई खत्म करके दोबारा शुरू किया जी, तो क्या जरूरत है दोबारा का, तो हमको कहते कि साइंस टेक टीचर नहीं बुलाएंगे, हम खींच देते हैं, तुम भी हाँ करिए देता, तो खींच देते हम कहते हाँ कर देता, खींच देते 15 दिन में जाओ खत्म हो गया। हम खुद चाह रहे हैं कि नहीं बढ़िया से हो, उसको ठीक ठाक करें, तो हम अपने व्यवस्थित सोच रहे हैं, अंतिम तुम खुद ही कहोगे लास्ट होते कि ना जितना दिए वसूल हो गया, हम हाई का पैसा नहीं लेते, तुमको लास्ट में नहीं लगेगा कि ठगा गया, समझ गया ना, तुमको लगेगा हाई का पैसा, तुमको कहना कि सर बड़ी बदुआ लगेगा, इतना पैसा लेके नहीं पा, समझ गया ना, ऐसे नहीं हाथ बन रहा है, पढ़ा के मेहनत कर रहे हैं, लोगों की दुआएं लग रही, समझ गया ना एक बात में, बस शांति से समझ चल, ध्यान दीजिए, अब बात समझो, जीरो लेवल से चल रहे हैं, बोलो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, पहले देखो बहुत जीरो लेवल से चल रहा है, टैगोर वगैरह सब लोग छोड़ दे। देखिए राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, एक खास भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए यह एकता का वाहक होता है। खास भौगोलिक क्षेत्र का मतलब क्या है, अगर हमारे पास पहले पाकिस्तान जुड़ा हुआ था तो हम लोग के एल्टीना में इतना फिट था कि मेरा देश है, यहाँ रहने वाले लोग सब एक साथ हैं, हम लोग भाई हैं, यहाँ पे कोई नुकसान ना हो, हम लोग के अंदर एक एकता, एक सॉफ्टवेयर है, दिखाई नहीं देता, ये चढ़ता है सॉफ्टवेयर, और ये सॉफ्टवेयर बड़ा काम का सॉफ्टवेयर। अभी सोचो पाकिस्तान अलग हो गया तो हम लोग के सॉफ्टवेयर से उधर वाला नक्शा हट गया, अब इतने दूर तक हम लोग सॉफ्टवेयर चढ़ाए हुए, और हमारे अंदर राष्ट्रवाद है। आज तुमको अखबार में न्यूज आए कि कश्मीर में 20 आदमी मारे गए, तो तुम्हें तकलीफ होगी कि इंडिया में है तो हाँ बड़ा दुख है, क्यों मार रहा है, कौन मारता है, लेकिन यही न्यूज पढ़ोगे कि यूक्रेन में 800 मरे, तो यूक्रेन इंडिया में नहीं ना है तो नहीं मरने दो, तब कोई बात नहीं। देखो यही राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब तुम्हारे अंदर दर्द कहां का है, एक खास भौगोलिक क्षेत्र का, एक देश का, और यहां कुछ भी होगा, कुछ भी बढ़ेगा तो तुम्हें खुशी मिलेगी। यही देशभक्ति है, देश के लिए भक्ति कि मेरा देश जो है सबसे महान है, शून्य दिया है मेरे भारत ने, भले कुछ दे चाहे मत, एक भी चीज दिया है तो हम गौरवान्वित है कि इंडिया है, खेल नहीं। अब बताओ ऐसी भावना होनी चाहिए कि नहीं, हम लोग के अंदर देशभक्ति होनी चाहिए कि नहीं, हम लोग के अंदर राष्ट्रवाद होनी चाहिए कि नहीं, होनी चाहिए। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि बिल्कुल बकवास, देखो थाउट इनका बिल्कुल अलग। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि हम अल्बर्ट आइंस्टीन के समर्थक हैं। आइंस्टीन लगभग 1600 ईस्वी का पेज उन लोगों का है, और आइंस्टीन कहा था कि राष्ट्रवाद मानव जाति का एक चेचक है, मानव जाति का एक चेचक है। उस समय कोरोना नहीं था, नहीं तो कहते थे कोरोना एक चेचक, मतलब उस समय चेचक एक महामारी था, जिसको चेचक हो गया, गांव के गांव लोग गुजरते थे, मतलब ये जस्ट लाइक महामारी है। तुम लोग देखे होगे आज तो सभी बच्चे के अंदर ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड है, इस सब के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड, तुमको ये मैच होता है और सुनते हो भारत जीत गया तो अंदर से खुशी मिलती है। कौन खुशी देता है, ये वाला सॉफ्टवेयर तुमको खुशी देता है, इंडिया जीत गया। अखबार में आता है कि पाकिस्तान के पास 2800 हेलीकॉप्टर और बम है और भारत के पास 4800 है, तो तुमको सुन के बड़ा सुकून मिलता है कि इंडिया है, खेल थोड़े है, पाकिस्तान से तो हम लोग ऊपर ही रहेंगे। ऐसा क्यों सोच रहे हो, सिर्फ एक के कारण, क्या है, राष्ट्रवाद। अब बताओ कोई भारत मैच जीत गया, अब भारत जीत गया और कोई आदमी पटाखा छोड़ रहा है और अगला डांट रहा है, जीत गया, तुमको क्या मिला, तुम्हारा कोई गुतिया में था, तुमको नौकरी मिल गया, पटाखा क्यों छोड़ रहा, कई लोग ऐसा भी मिलता है। तो उस व्यक्ति को केवल यही आंसर दे कि हमारी खुशी केवल वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जिसके अंदर राष्ट्रवाद है। आप जैसा व्यक्ति क्या समझेगा भारत जीतने का मतलब, समझ रहे हो। राष्ट्र के वृद्धि में आप उत्साहित हैं, राष्ट्र के ह्रास में आपको दुख होता है। आपको कहे कि भारत निर्यात में सबसे आगे है तो लाइन पढ़ने के बाद तुम बड़ा खुश होते, वर्ल्ड में फर्स्ट कौन है तो इंडिया, बड़ा मिजाज पसंद होता है, इंडिया है भाई तो बहुत बढ़िया, तो राष्ट्रवाद। और ऐसा राष्ट्रवाद पहले नहीं था, ये राष्ट्रवाद की जो भावना है ये यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के समय जन्म लिया। फ्रांसीसी क्रांति के समय एक स्लोगन चला, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। देखो एक स्लोगन है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। समानता का मतलब है इस समय कहा गया कानून के सामने सब समान रहे, जो अमीरों के लिए सजा हो वही गरीबों के लिए हो, और स्वतंत्रता, हर नागरिक स्वतंत्र हो कि हमारा सरकार कौन बने, हम खुद से बनाए। और यही देखो बीज है बंधुता, एक देश के सभी लोग बंधु हो, भाई हो, और इसी से डाउनलोड हो गया लोगों में क्या, राष्ट्रवाद। हमारा देश सबसे आगे हो, ये क्या है, देशभक्ति, भारत माता की जय, देशभक्ति है। हमारा देश सबसे आगे हो, एकदम बम में हो चाहे गोली में हो, ये राष्ट्रवाद है। और हम लोग जिस राष्ट्रवाद का नाम, देशभक्ति का नाम आज ले रहे हैं, आज अगर रविंद्रनाथ टैगोर जिंदा होते और कहीं भाषण देते तो शायद कुछ कुछ भीड़ से फेंका जाता है, क्योंकि इनका विचार अभी जो सुनोगे तुम्हें खुद विचलित कर देगा कि इतना खतरनाक विचार कैसे रखे थे। रविंद्रनाथ टैगोर जब 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि पर, वर्ल्ड में एकदम फेमस हुए कि वाह, एशिया महादेश का पहला व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर है जिनको साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। और उसी संदर्भ में विदेशों की यात्रा भी की, पढ़ने के लिए भी लंदन भी गए थे। उसी विदेश यात्रा में जापान पहुंचे थे 1913 की बात, और वहां लोग भाषण में भीड़ थी,
ये उम्मीद कर रही थी कि ये भाषण में कुछ अच्छा बोलेगी, लेकिन जब ये भाषण शुरू किया तो इतना हल्ला हंगामा शुरू हुआ कि इनको बीच में भाषण छोड़ के बैक करना पड़ा, क्योंकि ये भाषण किसी राष्ट्रवाद पर दे रहे थे। इन लोगों को समझा रहे थे कि देश के लिए मत सोचिए, ये राष्ट्रवाद मानव और मानवता के लिए बीज है खतरे का, इसको अगर बोइएगा तो एक दिन सब मरिएगा, कटिएगा, बहुत खराब चीज है, ये ऐसा नहीं सोचना है। अभी तब तक खराब लगेगा जब तक आप टैगोर को पूरा नहीं समझ लेते, क्योंकि अब तुम्हें हम समझाने जा रहे हैं। टैगोर 1913 में भाषण दिए, लोगों ने विरोध किया, क्यों ऐसा टैगोर कह रहे हैं, इसकी बातों को यहां पे थोड़ा समझो। टैगोर कहते हैं ये हर देश चाहेगा हम आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से युद्ध का उन्माद उत्पन्न करेगा। हर देश कहेगा कि हम आगे बढ़े, तो इस साम्राज्यवादी भावना को प्रबल करेगा। साम्राज्यवादी का मतलब कमजोर देशों पर कब्जा करना। अब बताओ, एक देश अगर 3 देश पर कब्जा किए हुए हैं और वहां राष्ट्रवाद है, तो अगला देश के नागरिक अंदर से सोचेगा कि हमारा हेड 4 पर करे। अगर 4 कर लिया, फ्रांस 4, इंग्लैंड 3, अब बगल में कोई दूसरा स्पेन है, तो वहां के नागरिक कह रहा है कि हम 5 पे करें। और जब 5 कर लिया तो इंग्लैंड के लोग वोटिंग में गवा रहा है कि 3 हो, अभी बढ़ाओ, देखो बगल से सीखो, बढ़ो, और सब इसको ऐसा खींच कर देगा कि सब लोग की आक्रामकता बढ़ेगी, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, हथियार कम संग्रह होगा कि ज्यादा। लोगों के अखबार में पढ़ने की इच्छा हो जाएगी, कितना मेरे यहाँ बम है, कितना राइफल है। जो देश पढ़ेगा कि मेरे यहाँ सबसे ज्यादा राइफल है, फॉर्म में रहेगा। अब बताओ, क्षेत्र विस्तार की भावना प्रबल होगी कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र विस्तार कर, लेकिन क्या क्षेत्र विस्तार का कोई लिमिट है? ऐसा कोई है कि इतना के बाद कोई देश नहीं होना चाहिए? अंतिम लिमिट ही नहीं। और ये सब भावना बढ़ेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर पहले ही कहते कि ऐसी भावना से लड़ाई होगी। 13 में भाषण दिए, विरोध हुआ, और 14 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होगी, और इस विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण राष्ट्रवाद। तो आपको क्या लग रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो राष्ट्रवाद पर विचार दिया, इसमें दूरदर्शिता है कि नहीं? बहुत ज्यादा दूरदर्शिता है। हम लोग जिसको सुन के शुरू में लगा कि रविंद्र बाबू तो ना कटवा दी, राष्ट्रवाद नहीं कर रहे हैं, देशभक्ति नहीं कर रहे हैं, वो रविंद्र बाबू देखो जो कर रहे हैं। 13 के भाषण में विरोध है, लेकिन 14 में प्रथम विश्व युद्ध है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध, बेचारे 40 में डेथ कर, लेकिन दो विश्व युद्ध का कारण उन्होंने देखा राष्ट्रवाद। अब बातों को थोड़ा और बढ़िया से समझिएगा। अब आपको जो ऊपर लिखा गया उसमें हम लोग अब बात समझ गए कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो राष्ट्रवाद या देशभक्ति के प्रति जो विचार है, वो अल्बर्ट आइंस्टीन के विचारों से कुछ मिलता है। अभी नहीं मिलता है, कुछ शब्द लगा दिए कि भाई कुछ दोनों वही है, दोनों इसको नेगेटिव थॉट लेते हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि राष्ट्रवाद मानव जाति के लिए चेचक है, तो इन्होंने भी कहा कि यह राष्ट्रवाद मानव और मानवीय मूल्य के लिए ये विनाश का बीज है, इसको अगर बोएंगे तो ये सब कंप्लीट खत्म हो जाएगा। और तब क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि वो राष्ट्रवाद का नहीं, अंतरराष्ट्रवाद का समर्थक है, वो पूरे मानव का समर्थक है, वो मानवतावाद के समर्थक है। देखो, रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ऊंचा चीज है। वो कहते हैं कि कोई देश क्या जपता है जी? पूरा पृथ्वी जब सब लोग भाई, वसुधैव कुटुंबकम। तुम क्या चाहते हो कि भारतीय बहुत खुशी से रहे और यूक्रेन में लोग मरे? यूक्रेन वाले को दुख से तुमको दुख नहीं हो, वर्ल्ड में कहीं मानव दुखी है तो तुमको दुख होना चाहिए। ये मानवतावाद है। हम समस्त पृथ्वी के मानव की कल्पना करते हैं, समस्त मानव के सुखों की बात सोचते हैं, किसी देश के सुख की बात नहीं सोचते। रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवाद नहीं चाहते कि एक राष्ट्र का सोचो, हम अंतरराष्ट्रवाद सोचते हैं, पूरे विश्व के राष्ट्र का सोचो। देखिए सोच कितना ऊपर है, तो बात समझ रहे हो? दोनों सोच। बताओ, वाद लगने का मतलब है केवल वही सोचना, परिवारवाद, तो खाली परिवार का सोचो। अब तुमको पावर दे दे कि भाई बीपीएससी के चेयरमैन तुम ही हो जाओ, नौकरी तुम्हारी हाथ से लगे, अब तुम खाली जोड़ले चल रहा है कि हमारे कुटुंब परिवार लगते हैं, खींच देना, तो आएगा ना कि परिवारवाद कर रहा है। तुम अगर परिवार छोड़ करके सब गोतिया पर ध्यान दे रहा है, गोतियावाद। पूरे मोहल्ला पर ध्यान दे रहा है, मोहल्लावाद। तुम खाली बिहार पर ध्यान दे रहा है, ये बिहारवाद है, वही राज्यवाद हो गया। अब ये क्षेत्रवाद हो गया, क्षेत्रीय भावना प्रबल हो गई। और यही रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि इससे क्षेत्रीयता की भावना बढ़ेगी, नस्लवाद की भावना बढ़ेगी, गोरे काले के भेदभाव बढ़ेंगे। भारतीय कहेगा हम श्रेष्ठ हैं, गोरा कहेगा हम श्रेष्ठ हैं, कहेगा हम श्रेष्ठ हैं, तो ये सब नस्लवाद को ही बढ़ावा देगा। और उन्होंने साफ कहा कि इन कारणों से मैं नहीं चाहता कि राष्ट्रवाद डेवलप करे लोगों में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, देशभक्ति के लिए भी वही कह रहे हैं कि खाली एक बाउंड्री में यार क्यों बन रहे हो कि खाली तुमको भक्ति ही करना तो पूरे विश्व का करो ना, कहां हम रोक रहे हैं? समस्त मानव का सोचो ना। तुम अगर एक देश की भक्ति करोगे तो दूसरे देश के नागरिकों का दुख तुमको समझ में नहीं आएगा। आज कितने हम लोग निश्चिंत से हैं, यूक्रेन पर रूस ने हमला किया, खाली अखबार में पढ़ते, अखबार में आता है न्यूज, यूक्रेन के 50 घर तबाह, 20 आदमी मरे, कोई अंदर से आत्मा नहीं हिलती। लगता है कि चलो सब हो रहा है, होती रहेगा, सब यूरोप बदमाश देश, इंडिया ठीक रहे। क्यों? हम लोग के अंदर एक देशभक्ति है, राष्ट्रवाद। और यही चीज रविंद्र बाबू नहीं चाहते। उनका एक विचार था कि नहीं, हमारे अंदर जो भी नागरिक हैं पूरे विश्व के स्वतंत्रता की बात सोचें। और ये जो तुम बात देख रहे हो राष्ट्रवाद, ये जो तुम बात देख रहे हो देशभक्ति, ये कोई राजा इन दोनों को हथियार जैसा यूज करता है। किस लिए? ताकि अपने नागरिकों का शोषण कर सके। देखिए, अब एक अलग उपाय बोले, इस शासक का टूल है, रिंच है, हथियार। किस लिए? ताकि अपने प्रजा का शोषण कर सके। ये सब नहीं बोलेंगे तो ये लोग होश में नहीं रहेंगे। अब बताइए, इन्होंने बोला उस जमाने में, और इसी चीज का यूज किया 1936-37 में हिटलर और मुसोलिनी ने। सोचो, सब चीज उन्होंने पहले बोला और देखा। ये नहीं है कि जो बोले जो नहीं हो, ये कह रहे हैं शासक यूज करता है। और क्या किया हिटलर ने? हिटलर ने इसी राष्ट्रवाद को सभी नागरिकों के अंदर बीज बो दिया। राष्ट्रवाद साधारण सॉफ्टवेयर नहीं है जो बॉर्डर पर सिपाही बनता है, उसमें डेली बैठ के ही सॉफ्टवेयर चढ़ाया जाता है। इतना चढ़ा दिया जाता है कि वहां मरने के लिए तैयार रहता है। ये सॉफ्टवेयर ना चढ़े, तुमको बॉर्डर पर लड़ने भेज देंगे तो लड़ेगा तुम? वहां जाओगे किस लिए? पेमेंट मिलते रहे, तब तक ठीक। सही में लड़ाई शुरू हो जाएगा तो थोड़ा देर रहोगे। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं है, देखोगे 2 उधर मर गया, 4 इधर मर गया, 5 उधर मर गया, फेंक के भागोगे कि जान रहे तो लाख रुपए। इससे बढ़िया हम खेती कर लेंगे, बटैया सटैया लेकर, कुछ प्राण तो रहेगा, ये हम मारे जाएंगे, हम चल देगा, भाग जाएगा। लेकिन उसके अंदर डेली सॉफ्टवेयर चढ़ाया जाता है, उसको चढ़ाया जाता है सॉफ्टवेयर की मरना सबको है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मरे। लेकिन अगर देश के लिए, बाउंड्री के लिए मरोगे तो हिसाब किताब नहीं होगा, सीधे स्वर्ग जाओगे। बाकी मरोगे तो हिसाब किताब होगा, यहां पर तो तुम सीधे स्वर्ग में। ये तुम साधारण के लिए नहीं हो, ये भारत तुम्हारी माता है और माता की रक्षा के लिए मरोगे तो हिसाब किताब क्या होगा? ऐसा एकदम डेली 1 साल सॉफ्टवेयर चढ़ा दिए, वो आदमी एकदम सॉफ्टवेयर से लेस। अब गोली भी चल रही है तो एकदम तैनात, लग भी गई है तो भारत माता की जय, भागने का। 4 गोली भी लग रही है तो एकदम गिर रहा है कि बिना हिसाब के ऊपर, एकदम स्वर्ग सीधा। भागने से क्या फायदा? इस साधारण ऐसी टिकेगा कोई? तो ये हिटलर देखो यही वाला सॉफ्टवेयर सबको चढ़ा। बच्चों को पढ़ने में एकदम हेडिंग दे दिया, जर्मन में जन्म, और हेडिंग ही दे दिया कि पिछला जन्म में कोई महान कर्तव्य किया होगा तो उसका जन्म जर्मन में हुआ। साधारण कर्तव्य वाले जर्मन में जन्म ही नहीं लेते, और आपका जन्म जर्मन में सिर्फ इसलिए हुआ है ताकि दुनिया में राज कर सको। वैसा ऐसा क्वेश्चन दे और उसी में लगा दे। अब क्वेश्चन में बच्चा के देखो 5वां 6वां की सब कहानी पढ़ा है, और परीक्षा में क्वेश्चन दे आपका जन्म जर्मन में क्यों हुआ, लड़का आंसर दे ताकि दुनिया में राज कर सके।
ये सब लिखने के बाद तुमको लगता है कि लड़ने से डराएगा? वो 5वें 6ठा क्लास उसको सॉफ्टवेयर लोड कि मेरा जन्म हुआ है दुनिया में राज करने के लिए। हम इसीलिए जन्म लिया है कि पिछला जन्म में महान कर्तव्य किया। युद्ध के लिए अगर देश के लिए मरेंगे सीधे स्वर्ग जाएंगे। परीक्षा में क्वेश्चन, सीधे स्वर्ग कैसे जाया जाता है? तो देश के लिए लड़ते हुए मरने पर आंसर। अब तुम बताओ, जो तीसरा चौथा का लड़का को जो किताब में लिख दिया बस वही सही, वो कुछ मानेगा? कुछ नहीं मानेगा। एक बार एक छोटा लड़का को एक मां बोली कि इधर आओ, आप पोछा देखो, पोछा लगाओ। तू नहीं लगाता हूं, हम लड़की हैं, पोछा हम काहे लगाएं? नहीं लगा रहा। उसके मां कहेगी बेटा लड़का भी पोछा लगाता है। तो नहीं, अंदर से वो किताब लेके आया, उन्होंने देखा कि कहा कि देखो बाल वाली जो है वो पोछा लगा रही है, लड़का नहीं लगाता। किताब जो लिखा गया उसके लिए वही सही। तुमको भी शुरुआत से यही चीज डायरेक्ट लोड है, देशभक्ति, राष्ट्रवाद। तो हो सकता है आज के क्लास में तुमको रविंद्र बाबू खराब लग रहे हो, अब तो कुछ बातें सुन रहे हो तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है कि बेचारे ज्यादा हाई फाई सोच रहे हैं। नहीं तो शुरुआत में तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि इतना उल्टा सोचने वाला आदमी को नोबेल प्राइज कैसे मिले। और आज के परिदृश्य में अगर अभी भाषण देते तो क्या इनका भाषण चलता? नहीं चलता। ये अगर कहते कि अंतरराष्ट्रवाद सोचो, मानवतावाद सोचो, पूरे मानव जाति का सोचो, देश का नहीं सोचो, तो कौन इनकी बात सुन? हाँ, अब इंपॉर्टेंट बात पे हम चलते हैं। ये तो आप समझ गए कि ये जो बात कहे अपने जीवन में ही देखे कि इसका दुष्परिणाम देखने को मिला। लेकिन अब बात को समझिए, इन्होंने जिस राष्ट्रवाद का विरोध किया था वो तत्कालीन यूरोपीय राष्ट्रवाद था। इसलिए हमने भूमिका में भी एक शब्द यूरोपीय राष्ट्रवाद लिखाया। यूरोप के फ्रांस की क्रांति से जिस राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, वह राष्ट्रवाद का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, अधिक से अधिक क्षेत्रों पर अधिकार करना, अधिक से अधिक ताकतवर बनना, किसी भी देश से आगे निकलना। और इसका उन्होंने घोर विरोध किया। हाँ, अब उनको थोड़ा एक पैराग्राफ में बचाएंगे भी, नहीं कि रविंद्र बाबू को एकदम डुबाइए देना। इतना दूर तक तो चल रहा है कि जो एकदम लग रहा है कि भारत से अंग्रेजों को भगाना नहीं चाह रहे, जो कह रहे राष्ट्र के लिए सोचो ही नहीं, तो कैसे अंग्रेज भागेगा? उस समय तो गुलाम में। तो आपको कहना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद के प्रति जो विचार दिए वो उस समय के समकालीन यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रति था। तो एकदम सीधे बचा रहे हैं, आजकल का नहीं। आजकल हम लोग मॉडर्न राष्ट्रवाद में कहीं नहीं है कि भारत क्षेत्र विस्तार करेगा, 5 देश पर कब्जा करेगा। आजकल तो हम लोग चल रहे हैं एक देश के लोग भाई हैं, चलो भाई ठीक है, आक्रमण की बात नहीं चल रही। इसलिए समकालीन यूरोपीय राष्ट्रवाद की बात करें। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हमारा कहने का सेंस कभी नहीं है कि अगर भारत में अंग्रेज है तो तुम उसकी गुलामी को स्वीकार करो। रविंद्रनाथ टैगोर कतई नहीं कहे कि हाँ गुलाम में ही रहो, गुलामी को स्वीकार करो। उन्होंने साफ कहा कि यदि अंग्रेजों के द्वारा भी, विदेशी शासकों के द्वारा भी शोषण होता है तो उसका जम के उसके खिलाफ आवाज उठाना है। जैसा कि बंग भंग आंदोलन में, बंगाल विभाजन में 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपने कविता के माध्यम से, लेखों के माध्यम से उन्होंने भी अंग्रेजों के प्रति अपना विरोध दर्ज किया। ये नहीं है कि हर समय खुशी रहे, विरोध दर्ज की। जब उन्होंने बंग भंग को समाप्त किया, कब? 1911 में। बंगाल विभाजन रद्द किया तभी खुश भी हुई, चलो बहुत बढ़िया, रद्द कर दिया, अच्छा है। और वही अंग्रेज के हेड जब आए तो उन्होंने बहुत बढ़िया स्वागत गीत गाया, जनगण मन, खुश भी थे, चलो भाई अच्छा कर दिया था, खुश है, खराब किया था, विरोध भी किया। ये वही रविंद्रनाथ टैगोर है जो जालियांवाला बाग हत्याकांड में अपना नाइटहुड की उपाधि का भी त्याग किया। देखो इनको पक्ष में भी लिखना, रविंद्रनाथ टैगोर को एकदम दुआना नहीं है कैसे किया वैसे किया, थोड़ा गड़बड़ किया, अब तुम बैठ के थर्मामीटर से नाप दिया कि इन्होंने जो विचार दिया वो उचित नहीं प्रतीत होता। कई लोग थर्मामीटर से नहीं बनाना शुरू कर देता। अरे नोबेल प्राइज भी देता है तो उनका जो चिंतन है, किस लिए है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, वो लिखना है और बचाव करना। फिर लास्ट पैराग्राफ में चलेगा कि किस तरह के राष्ट्रवाद के समर्थक हैं, क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, और लास्ट में हम लोग उसको लॉक करेंगे। तो एक पैराग्राफ में हम लोग इनको बचाने का भी काम करेंगे कि ये क्यों इसको कह रहे हैं, अंग्रेजों के शोषण के क्या पक्ष में है, नहीं विरोधी है, और खुद भी आवाज उठाए हैं। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक पैराग्राफ आए और तब हम लोग इसको पैक करेंगे। तो पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखे। देखो हर पैराग्राफ चेंज के शुरुआत में रविंद्रनाथ टैगोर होना भी ठीक नहीं। इन्हें कि पैराग्राफ जब चेंज किया रविंद्रनाथ टैगोर, जब चेंज पड़ता रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसा भी नहीं करना। एक ही चीज को देख देख के जांचने वाला इरिटेट ना हो जाए कि लड़का एक खास पैटर्न को धरता है, जब चेंज करता है रविंद्र बाबू का नाम शुरू करता है। बस तो आपको उसको चेंज करते रहना है, जब चेंज किया तो पैटर्न बदल देना, ये बात हमेशा ध्यान रखेगा। तो चलिए पैराग्राफ चेंज करके हम लोग करेंगे समकालीन यूरोपीय राष्ट्रवाद, समकालीन यूरोपीय राष्ट्रवाद जो मानव स्वतंत्रता को सीमित करते हुए, मानव स्वतंत्रता को सीमित करते हुए मानव स्वतंत्रता को सीमित करते हुए आक्रामकता को बढ़ावा देता है, वैसे राष्ट्रवाद का इन्होंने समर्थन नहीं किया। ऐसे राष्ट्रवाद से मानव समुदाय के बीच घृणा, वैमनस्य और टकराव उत्पन्न होता है। घृणा, वैमनस्य समझते हो, दुश्मनी, वैमनस्य और टकराव उत्पन्न होता है, जिसे वे रोकना चाहते थे। राष्ट्रवाद के प्रति उनके प्रतिकूल विचार, राष्ट्रवाद के प्रति उनके प्रतिकूल विचार से यह कतई नहीं समझना चाहिए, प्रतिकूल विचार से यह कतई नहीं समझना चाहिए कि वे भारत में ब्रिटिश शासन के पक्षधर थे, ब्रिटिश शासन के पक्षधर थे। अंग्रेजों के शोषणकारी नीति के वे खिलाफ थे, उन्होंने बंग भंग के बाद
बंग भंग के बाद अपने गीत और लेखन के माध्यम से ब्रिटिश नीति के खिलाफ रोष दर्ज किया। ब्रिटिश नीति के खिलाफ रोष दर्ज किया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने नाइटहुड की उपाधि भी वापस कर दिया। नाइटहुड की उपाधि भी वापस कर दिया। चलिए लास्ट पैराग्राफ में हम लोग लॉक करेंगे क्यों ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर कर रहे थे। क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके अंदर विश्व बंधुत्व की भावना थी। ये देखो सब शब्द है जो अवश्य प्रयोग होना चाहिए। विश्व बंधुत्व का मतलब पूरे विश्व के लोग हमारे बंधु हैं, न कि केवल एक राष्ट्र के लोग बंधु हैं, वर्ल्ड के लोग हमारे बंधु हैं। विश्व के किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ है तो वो तकलीफ की आहट हमें भी समझ में आनी चाहिए, और वो तभी आएगा जब हम राष्ट्रवाद की चौहद्दी से ऊपर उठकर अंतरराष्ट्रवाद का सोचें। किसी एक देश की सीमा की चौहद्दी में न बंधे। हमारा जो चौहद्दी हो ये नहीं कि दिमाग को बांध लिया बस इतने। पूछे कि कौन कौन मैच खेल रहा है जी, तो जिम्बाब्वे और केनिया, तब बंद करो ठीक, इंडिया नहीं है। जो है आप जिम्बाब्वे केनिया, तो जिम्बाब्वे केनिया को देखो, उसका भी कोई अच्छा बॉलर है तो उसकी प्रशंसा करो। अच्छा बैट्समैन सिक्स लगा रहा है, वाह कितना बढ़िया सिक्स लगा है। ये चीज तुम्हारे अंदर है, विश्व बंधुत्व की भावना। देखो कई लोग देखो क्रिकेट खिलाड़ी ऐसे रहेंगे जो तुम देखना कि वो मैच देख रहे हैं तो श्रीलंका के आदमी भी कोई मारेगा तो कहेंगे वाह ग्रेट, बहुत अच्छा शॉट था, तो समझोगे कि वो इस सीमा से ऊपर करेंगे, थोड़ा ऊपर बढ़ा रविंद्र बाबू वाला सॉफ्टवेयर खड़ा है। बोलो बात समझ में आ रही है तुमको? तो इनका कहना क्या है, ये अब आप समझ गए होंगे कि ये राष्ट्रवाद के स्थान पर क्या चाहते हैं, अंतरराष्ट्रवाद। ये किसके हिमायती है? विश्व बंधुत्व के हिमायती है, वर्ल्ड के लोग बंधु हैं, ऐसा हम लोग को सोचना है। तो लिख दीजिए पैराग्राफ चेंज करके, विश्व बंधुत्व के हिमायती रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व बंधुत्व के हिमायती रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद के स्थान पर अंतरराष्ट्रवाद का समर्थन किया। देखो एक चीज बड़ा बढ़िया बोलते थे उनसे, गांधी आगे पढ़ोगे, गांधी जी से इनको भेंट कराएंगे, पढ़ना भी हम लोग को। गांधी और टैगोर दोनों मिलते थे तो दोनों में खूब चलता था। टैगोर बड़ा अपने आप में स्पेशल चीज है जो तुमको समझ में बहुत आश्चर्य होगा। छोटे जो आदमी आईए नहीं पास है, बीए नहीं पास है, उनके विचार कितने हाई लेवल। टैगोर सब चीज चल रहा है, सहयोग आंदोलन में गांधी जी फॉर्म में है, विदेशी वस्तु का बहिष्कार, जलाओ जलाओ, टैगोर जी डांट रहे हैं, निष्ठुर बर्बादी, सब में अपना ब्रेन लगा रहा है। यार तुमको अंग्रेजों से दिक्कत है तो उसका खिलाफ कपड़ा के क्या जला रहा है, वो क्या बदमाशी किया? कपड़ा तो किसी को काम आएगा। टैगोर जी गांधी जी के उलट रहे हैं, लेकिन जब दोनों सामने मिलते थे तो ये गुरु जी कहते थे, आई महात्मा जी कहते थे। दोनों में गजब की पटरी थी। जब गांधी जी मिले तो टैगोर जी बोलिए गुरु जी कैसे हैं, आइए महात्मा जी आइए, कैसे आना हुआ। ये दोनों नाम नहीं लेके अलग स्पेशल उपाधि चलाते थे क्योंकि दोनों का विचार बड़ा अलग था। और उसी में गांधी जी कई बार टैगोर को बोलते थे कि अच्छा गुरुजी ये बताइए, आप जो कहते हैं राष्ट्रवाद नहीं हो तो देश आजाद कैसे हो, क्या चाहते हैं भारत से? तो गुरुजी का क्या कहना था उसको हम लोग लिखेंगे भी। इनका कहना था कि हम यही चाहते हैं कि भारत धन के मामले में भले गरीब हो, भारत हम मान रहे गरीब, तो धन के मामले में भले गरीब हो लेकिन मानवीय मूल्य के मामले में वर्ल्ड में सबसे ऊपर। कोई कहे कि यहाँ सबसे ज्यादा दया कहाँ है, तो भारत में। वहां के आदमी अगर केनिया में भी 10 को मरेगा तो बैठ के रोएगा। ऐसा व्यक्ति वहां है जो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। धन से क्या होना, इसलिए आर्थिक रूप से भारत भले गरीब हो लेकिन हम जो चाहते हैं मानवीय मूल्य की दृष्टि से भारत सबसे विश्व में ऊपर हो, और इसीलिए ये ऐसा विचार दे रहे। तो हम लोग इन विचारों को भी लिखेंगे, लिख दीजिए उसी में समर्थन क्या लिख दीजिए, लिख दीजिए, लिखिए इनकी कल्पना के अनुसार भारत आर्थिक रूप से भले गरीब हो, पर मानवीय मूल्य की दृष्टि से वो विश्व में सबसे ऊपर हो, विश्व में सबसे ऊपर हो। टैगोर का राष्ट्रवाद के प्रति नकारात्मक भाव विश्व बंधुत्व और विश्व शांति हेतु था। चलिए कंप्लीट हो गया। तो हम लोग ये समझे टैगोर का राष्ट्रवाद क्या था, इसकी पूरी बात तो क्या क्लियर हो गया है सबको। अब हम लोग जो टैगोर का संगीत, नृत्य, पेंटिंग, चित्रकला इस पर देखेंगे और फिर गांधी और टैगोर की तुलनात्मक स्टडी करेंगे। टैगोर के राष्ट्रीय आंदोलन में पूरी उनकी भूमिका देखेंगे। 3 क्लास लगभग लगेगा, फिर टैगोर कंप्लीट हो जाएंगे। तब हम लोग थोड़ा जयप्रकाश नारायण लोहिया इन लोगों के भी विचारों से परिचित होंगे। राजेंद्र बाबू 1-2 व्यक्ति और के विचार चले, यानी मान के चलिए कि लगभग 6-7 दिन अभी और लेंगे तो चिंतन का एक मेन क्लास कंप्लीट हो जाएगा, जिससे 3 में 2 क्वेश्चन बन जाए। 3 ही क्वेश्चन तुमको बनाना है, केवल थाउट बढ़िया से पढ़ लोगे तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। इसके बाद मान लो कला पढ़ाए या विद्रोह पढ़ाए, केवल उसी को कर लोगे तो परीक्षा में क्वेश्चन बन जाए। लेकिन फिर हम लोग एक स्टेप और कर लेंगे तो स्टेपनी चक्का से लैस गाड़ी तैयार हो जाए। ऐसी गाड़ी जिसके डिक्की में 1 नहीं 2-2 3-3 स्टेपनी रखा हो। हिस्ट्री में तो समझो कि कभी चक्का पंचर का डर ही नहीं। ये 3 चक्के की टेंपो है और डिक्की में 3 स्टेपनी लेके घूम रहे हैं।
तो क्या समस्या है जी? जब पूरा पढ़ा 6 क्वेश्चन में 3 बनाना और 6 तुम तैयार रखा है, कोई लगे कि ना ये में नंबर नहीं आएगा, चक्का पंचर है, बदलो, ये में हवा ठीक है, लगा तो सही होगी, तो तुमको कहीं इसमें हिस्ट्री में समस्या नहीं होगी। थाउट से 6-7 क्लास के बाद ही अपने सेंटो के 2 क्वेश्चन अवश्य बनाओगे और थाउट कंप्लीट के बाद तब क्वेश्चन राउंड चलेगा। अभी तुमको सिलेबस का लग रहा है ना, यहाँ हम तुमको पूरे खत्म के बाद टेस्ट टूस्ट सब लेके कंप्लीट करेंगे, इतना तक निश्चिंत है। हम भी तो अपने दृष्टि से देखना है कि कहां जा रहा है और कहां हम हैं, तो हम भी निगाह रखे हुए कहां कितना नटहोल देना ऑटोमेटिक आ जाए हम लोग। इसीलिए चूंकि हम देखे कि नहीं अब तो आ गया, तो आपको इसलिए रूटीन दिया भी गया है कि 16 तारीख से आप लोगों के साइंस टेक भी शुरू हो जाए, 16 तारीख से शुरू हो जाए। टाइमिंग भी आपको दिया हुआ है 10 बजे से लेकर 3 बजे तक साइंस टेक है, बीच में जब थकोगे तो टीचर भी थकेंगे, थोड़ा देर का गैप तुम भी लोगे, वो भी लेंगे। साइंस टेक के लिए भी आपके दिल्ली से स्पेशल पढ़ाने के लिए इसी बैच को आ रहा है, तो भी चाहेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ रहे। सब दिल्ली से कोई टीचर आएगा 1 घंटा पढ़ाएगा 3 बजे सोए रहेगा, तो भी तुम्हारे साथ रहेगा। कि जैसे ही जाएंगे वैसे ही पॉलिटी दीपक सर खत्म कर चुके हैं, लेकिन फिर पॉलिटी टीचर को भी हम टिकट करवा दिया है 1 दिसंबर को, फिर भी आ जाएंगे सेम रूटीन के साथ, फिर भी कंटिन्यू करें। फिर पॉलिटी जैसे ही हो गया तब तक अगर रिजल्ट आया रहेगा तो बीच से करंट अफेयर भी इधर शुरू हो जाए। पर तो तुम्हारा जो सिलेबस, हम तो केवल जान के एक स्टेप दे रहा है कि लास्ट तक ठीक है, नहीं तो हम केवल टिक ही गए 8 दिन तो सिलेबस नहीं टिकता। तुमको पढ़ना ही कितना है, तुमको कितना पढ़ना है जी? हमसे कम कोई पढ़ाता होगा कि एकदम सोचो आता है डेली लगता है इतने उतने उतने में तो सब खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फिर सिलेबस कहां पढ़ना कि इतना ज्यादा है कि इसमें बहुत चिंता की जरूरत। तुम लोग तो अभी बताएंगे कि हमको तो लगता है मनोहर पोथी के बाद पहली बार होगा कि बीपीएससी के सिलेबस हिस्ट्री में इतना कम पढ़ना होगा, जहां एकदम फिक्स सिलेबस है 6 क्वेश्चन में 3 बनाओ, ग्रेजुएशन में से भारी रहता है। तो इसीलिए सिलेबस का कहां चिंता है, और बाकी तुमको जो हो रहा है मेन एक ही चीज बनाओ कि समझे पूरा कस के, कितना ध्यान दे कि उस सेक्शन पे मेरा कमांड हो जाए, इस पर फोकस करो। उस सेक्शन तुम्हारा नहीं हुआ खाली लिखते गया तो कोई क्लास का मतलब ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है। बाकी साइंस इसमें जो आपका है 3 सेक्शन आपका इधर चल रहा है, तो पहला नंबर सेक्शन आपका इधर हम हिस्ट्री कर रहे हैं, डीआई इधर चलेंगे, बीच में आपको सिर्फ करंट अफेयर है, तो पेपर 1 कंप्लीट हो जाता है। पेपर 2 में सबसे ऊपर पॉलिटी है, तो ये भी आपके दिल्ली से ही टीचर हो गए, सबसे नीचे आपके साइंस टेक है, तो ये भी दिल्ली टीचर हो गए, बीच में इकोनॉमी ज्योग्राफी मिक्स करके सिस्टम। तो हो सकता है संभावित रहेगा यहाँ आते आते जो आप अनुमान नहीं कर रहे हैं वो टीचर आपको भेंट हो जाएंगे, वो दिल्ली से, यहाँ के कोई नहीं है, सब लोग वहीं से भेंट होना है। तो पॉलिटी वो तो ट्राई में नहीं थे, कोई है तो हम पहले अगर अच्छा लगा क्लास करवा लेंगे, है ना? नहीं है तो पॉलिटिकली दिल्ली से ही कर लिया, सब आपके ऑलरेडी सब टीचर फिक्स है, और 1 तारीख से ही रहेंगे भी फिक्स है, डेट टाइम लोग का बन के फिक्स हो गया। हां बोला जाए ऑडिटर में, हां ऑडिटर एग्जाम बीपीएससी में अंतर है, बीपीएससी में जब भी देगा तो 6 देगा 3 बनाई, ऑडिटर वाला में 4 देगा तो चारों तुमसे बनेगा। हिस्ट्री में कोई ऐसा नहीं कि बहुत भारी दे देगा, ऑडिटर वाला में तो तुमको चारों बनेगा 3 बनेगा, ऐसा नहीं कि कोई भारी दे देगा कि सही वाला पढ़ाया नहीं, तुम्हारा सब पढ़ाया है। हम तो एक ने बताया कि हमारी गलती के कारण तुम फेल नहीं होगे, फेल होने के बाद भी लगेगा कि मेरी गलती है, फिर पैसा देकर एडमिशन कराओ, बस है ना? तो ये नहीं है कि हमारी गलती, आप इसमें 1-2 नहीं होता है, कई ऐसे लोग होते हैं फेल के बाद फाय फाय करते हैं, फेल हो गई सही से नहीं पाए, फिर जाके कहीं 30,000 देगा, फिर उसके बाद 15 दिन बाद बुद्धि आएगा कि ना मुझे ठीक था सर, पर चलते सर फेल हो गया सर, कितना फी है सर, चलो हमने पुराना चलाया सर, अच्छा 2000 का जाओ चलो फिर मार दी, फिर बैठने वाला लोग बैठो। तो तुम हमारी गलती के कारण फेल नहीं होगे, इतने समझ लो। हां हम इतना कब सुनते हैं, जब हमारी गलती रहेगा तब ना, हम कोई गलती नहीं करेंगे तुम फेल। अब तुम जितना सोच रहे हो उससे ऊपर ऊपर के रेंज के टीचर तुमको खुद भेंट होंगे, जितना पैसा दिया होता है एक को भी से तुम उस टीचर से नहीं पढ़ सकते, वैसे लोग रहेंगे तुम्हारे यहाँ। तो तुम्हारा जब हम सोच रहे हैं कि जितना फी दिया होता है एक भी से नहीं होगा, हम 6 को लेकर बैठल है, हमारा चिंता नहीं, हम उठाल जा रहे हैं तो दुबरा जा रहा है, ऐसे हो गया वैसे हो गया फलाना, रिलैक्स रहा, अच्छा पढ़ा रहा बचाओ, अंतिम में तुमसे फिर भेंट करेंगे। आप बताओ क्या दुख है, जब खड़ा होकर बोलो अब सुनेंगे, सब पढ़ा लेंगे, दुख बतिया हमको दुख समझ में आएगा कि हाँ इनको ये दुख है, तो काल्पनिक दुख है, अब खड़ा हो अब बोलो तुम्हारा दुख, अब लिखते हैं क्या दुख है, अब बाकी लोग से मिलेंगे, बोलो क्या दुख था। पॉलिटी में दीपक सर का, पॉलिटी ऑलरेडी दीपक सर का सिलेबस केवल ऑनलाइन थे, तो ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 1-2 क्लास बचा हुआ होगा, वो भी करके खत्म करेंगे। तो दीपक सर केवल ऑनलाइन वाले टीचर थे, दिल्ली से ही आपके ऑफलाइन में टीचर एक अलग पॉलिटी आ रहा है, जो आप खुद ही क्लास करोगे तो कहोगे अच्छा चयन कर लिया, पता है ना? तो खुद दिल्ली से पॉलिटी पढ़ाने आ रहे हैं, 2 बार पॉलिटी पढ़ा दिया, दीपक सर से पढ़ा गुड, नहीं पढ़ा तभी गुड, तुम्हारी अलग से फिर 0 से चले, तो किसी का कोई छूटा हुआ है नहीं, वो भी टीचर का नाम लिखा हुआ है विजय पाल सर। तो तुम खुद सर्च करो दिल्ली में निर्मल आईएएस के कौन टीचर, दिल्ली में और भी 5 जितने कोचिंग है सब में निर्मल पाल सर पढ़ा। यहाँ जो टीचर आ रही नहीं दिल्ली में कहीं कोई कोचिंग नया खुला के चला, निर्मल आईएएस का नाम सुनो ना, तो 8 वो दिल्ली के आईएएस जो भी अच्छे कोचिंग है वहां के टीचर हैं जो भी चल रहे हैं, अब वो लोग आपके बीच आ, तो कहीं ना कहीं पैसे पढ़ा रहे होंगे जी, हम उस समय वो नहीं कर रहे हैं, लगे लाना है जैसे हो हवाई जहाज सही है सर, उसका टिकट जैसे कहिए हम आपको लाना, तो हम तैयार है पूरा, तुम लोग परेशान, पॉलिटिक्स शुरू से है, ये तो दुख तुम्हारा ये नहीं था। दूसरा बोलो, हाँ इकोनॉमिक्स और साइंस टेक के लिए, तो अभी साइंस टेक का क्लास तुम्हारा लगने जा रहा है कितना तारीख से, 16 तारीख, तो क्लास एक देखोगे तो एक का भी देखे नहीं अगला आउट कर दे रहे हो, तो कहां तक ठीक? हाँ ठीक, तो वैसे एक ही नहीं होंगे। अब उपेंद्र अनमोल सर बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ है, तो वो अपने ऐप में फी रखे हुए 18,000, ठीक है, अब वो यहाँ आएंगे 6,000 वाला, तो उनका 18,000 में कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, तो उनके साथ ऐसा नहीं कि हमको लड़ाई हो गया। हम तुमको क्या बोले, उपेंद्र अनमोल सर तुम्हारे सामने यहाँ रहेंगे, लेकिन कब, जब सब एडमिशन ऑडिशन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, उनको भी लगेगा कि अब कोई नहीं एडमिशन ले, तब तुम फिर एक बार पढ़े रहो, फिर लगेगा दिक्कत है, तुमको कहेंगे पर आइए सर पटना जरा दीजिए, तो 4 दिन तुम्हारे साथ रहेंगे कि अब अंतिम रणनीति क्या होनी चाहिए, उनसे भी कर ले। ये थोड़े हम कह दिए कि उपेंद्र अनमोल नहीं रहे, और हर टीचर हम लोग को अपने में ठीक है ना, हम कहे तो कहे कि सही बताइए राहुल जी, तो फिर आप यहाँ आ जाएंगे 18 को देगा हमको, हम सही तो नहीं देगा, क्या देगा? तो तुमको नहीं, हम तो कोशिश रखेंगे कि यहाँ आएंगे, हम क्या बोले, हो सकता है इकोनॉमिक्स ऐसे टीचर से पढ़ोगे जिसका नहीं है, अब हम बोले नहीं, लेकिन हो सकता है उन्हीं से इकोनॉमिक्स निकाल दीजिए, इकोनॉमिक्स पढ़ा लेंगे, तो जान के हम तो उसको छोड़े उसी ना है, तो तुम जितना सोच रहे हो जाते हैं सोच रहे होंगे तुम्हारे इस पर क्या है, हाँ ये वो दुख बताइए लो, फिर वही वाला तुम्हारा दौड़ वाला है, जो क्लास में पढ़ेगा वही रिवीजन है, यही ऑलरेडी तुमको होगा, क्लास में ही मान के चलना कि बस जो चल रहा है एकदम रिप्लाई में, आप खुद ही 6 घंटा 7 घंटा क्लास में रहो, 6 से 7 घंटा घर पर, वो पीटी रिजल्ट के बाद अपने रूटीन में नया बन जाएगा। अभी तब तक नहीं बनेगा, अभी तो तुम सोच रहे हो ना रिजल्ट बाद फेल है उसको नींद खूब आएगा, पास है उसको नींद गायब होगा, अभी तो इसमें 2-3 वैरायटी छटेगा ना, अभी तो एक बार फिर प्रवचन होगा जब फेल है सर पीटी बैच कहां से सर, फिर से नया सर, बहुत तरह की बात चले, जो पास है वो लोग अपने ऑटोमेटिक मेंटली तैयार हो जाता है, समझ गया? इसके लिए तुम परेशान नहीं हो, वो ऑटोमेटिक आपका 15-16 के बाद ऑटोमेटिक वो अपने पेज बढ़ जाएगा। बाकी उपेंद्र अनमोल सर थोड़ा हमसे लड़ लिए फला कर लिए चला कर, बीच की कुछ आर्थिक ऐसी रणनीति होती है जिसके कारण अब खुद कोई कोर्स लॉन्च किया है, अब हम ही पढ़ा रहे हैं, अब हमको कहने कि मेरा पढ़ाई तो पढ़ाएंगे, लेकिन हम भी देखें कि हमारे लड़कों को भी लगे कि यहाँ दिक्कत ना है, अब इधर जैसे आएंगे तो टर्निंग होगा, एडमिशन की प्रक्रिया लास्ट के बाद लास्ट में जब 10-15 पिछले साल उपेंद्र सर हमारे पढ़ाए, लेकिन कब अंतिम में 15 दिन बचा था, लास्ट 15 दिन बचा हम कहे सर अब तो एडमिशन नहीं है, पढ़ा लीजिए, तो अंतिम में साइंस का क्लास पढ़ाऊंगी, उसके पहले साइंस तक नहीं पाए, हम एक बार आपका भी सुन लेगा तो डबल थाउट से लोग अच्छा लिख पाए, तो तुम्हारा जो शिक्षक आएंगे पहले मान के चलो कि हमारे लिए बेस्ट है, उनसे अंतिम खींची, फिर दिक्कत है हमको बोलो कि विषय में दिक्कत है, हम फिर देखेंगे कि और किनको लाया जा सकता है, बिल्कुल आएंगे तुम्हारे लिए, और ये निश्चिंत हम है लगभग कि चूड़ा दही खाने के बाद परीक्षा ले, बस समझ रहा ना, तो ये नहीं है कि अचानक जो कुछ हिसाब से कर लेगा, कितना बीपीएससी फॉर्म में रहो निकालते रहो, बीपीएससी अभी अध्यक्ष महोदय को छपास हो गया, कुछ बोले कि जल्दी छापे, कभी बोलेंगे कि जनवरी में आ रहा है फॉर्म, फिर कहेंगे बस 15 दिन में आ रहा है, फिर ही आ रहा है, ताकि बैठ करके, क्योंकि एक समान न्यूज नहीं रहा है, हर बार न्यूज में वेरिएशन। अब एक अच्छी बात फिर बोले हैं कि नेगेटिव मार्क्स तभी रहेगा जब बच्चे उसमें कहेंगे
अब फॉर्म भरते समय बच्चों को ऑप्शन दिया जाएगा नेगेटिव रहे कि नहीं, तो कौन नहीं कहेगा भाई कि रहे, तो सब पहले ही आंसर उसका है। मैंने हटाने का हुआ कि आपके राय लेके हटा लिया, हम गलती सोच लिया, कुछ नहीं है, तो लेके चलिए ठीक ही ठाक है। तो सुनिए आप क्लास, अब ध्यान दीजिए, आपका सब चीज ठीक है, हम सब सुनेंगे, हमको खूब अच्छा लगता है तुम लोग से बतियाना, तुम्हारा दुख सुनना, लेकिन कब सब पढ़ा ले तब। भाई शुरू में हम नहीं कर रहे, कई बार इस चीज को हम समझाए, तुम्हारा बात कहाँ हमको खराब लगे, तो बोला तुमको कुछ गुस्सा आ रहा, लेकिन नहीं गुस्सा क्यों आया, हम अभी पढ़ाने का सोच रहे हैं कि कौन टॉपिक होगा और कहां से चलेंगे, इसको अच्छा से दें, अब तुम वहां डिस्टर्ब कर रहा, तो उसके कारण फिर जो हम देना चाह रहे हैं वही आगे नहीं जाए। अरे हम तो पढ़ाने कुछ दिन ही ना आया, लेकिन उसके लिए तुमको भोज खाने गया, सुबह में कंगाल करने लगेगा, हेलो कैसे खिला करे, और खाला के बाद बोलो ना कि रसगुल्ला नहीं चलाया, दही नहीं चला, आगे साइड में बैठा के खिलाएगा, किसको खिलाओ बढ़िया बात समझ रहे हो, पहले खा ले चल रहा है, तुमको अलग से कुछ चाहिए आओ भंडार रूम के पास मिलेगा, लेकिन हर चीज एक सिस्टम चाहिए ना, अंतिम में बताओ क्या चीज है, हम भी देखेंगे क्या चीज है, करेंगे। अब बाकी दिन भर हमारा काम खाली पढ़ाने का, एक के बैच हो एक लौता रहे, तो 3 गो है तो एक लौता बैच है, तो कहां है दिक्कत, इस बैच को जितना देर जाएंगे, हां 2 बैच रहता 3 बैच रहता, दिक्कत कहां बैठाएंगे, जगह कहां, इसलिए एक बैच ले लिए, जितना बैठाएंगे बैठो, एक और क्लासरूम इसलिए फिर रेडी करवा ली, क्लासरूम तो रेडी कराया, उसमें भी कैमरा सब सेट करवा लिए कि भाई अगर हमको और लंबा लेना है तो पीटी बैच पढ़ते रहे, दूसरा टीचर उधर कंटिन्यू, तो आपके लिए जितना मोर्चाबंदी चाहिए हम ऑलरेडी सब किए हुए हैं, जो चाहिए हम सोचे हुए, अब उसके बाद भी परेशान है तो अंतिम में बतिया लगा परेशानी कम जाए, तुम्हारी परेशानी लाजमी है, स्वाभाविक है, इतने छुट्टी के बाद बैठ के पढ़ना जिसको नहीं रहता वो पता है ना, जो रोपोगे वही पढ़ते, इन्हें रोपोगे कितना पढ़ाई हो गया बचाएं तो बैठ को पेड़ होगा, इन्हें रोप दोगे कितना दिन से छुट्टी खत्म कैसे होगा तो पेड़ बड़ा हो जाएगा, तो तुम रोपिए और मिट्टी ना रहे, जो रोप दिया, कई लोग बैठ के छुट्टी में ही रोप रहा है, छुट्टियां बड़ी दे रहे हैं, खत्म कैसे होगा 15 के है, तो उसका पेड़ बड़ा होके परेशान उसको कर रहा है, इसमें पॉजिटिव पेड़ रोपो तो पॉजिटिव रहोगे, कोई बात नहीं है। तो चलिए खैर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट अब हम लोग कल जो चलेंगे रविंद्रनाथ टैगोर का आगे, लेकिन कल क्लास क्या करेंगे, पहले डीआई शुरू करें, थोड़ा देर डीआई चलेगा और फिर थाउट चलेंगे, तो हम लोग 2 स्टेप में कल से आपका फुल प्लेस क्लास शुरू कर लेंगे दोनों का। और